नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट में हो सकता है यह अहम फैसला। मैया सम्मान योजना को लेकर आया नया अपडेट। नई सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद होने वाली पहली कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा प्रस्ताव लाए जाने पर मंथन चल रहा है। इस प्रस्ताव में गठबंधन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार चुनाव के दौरान गठबंधन द्वारा एक वोट 7 गारंटी जारी की गई थी। इसमें एक गारंटी राज्य के हर गरीब परिवार को गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराने की बात है। सरकार आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले हुई अंतिम कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए किए जाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी, जिसे दिसंबर से लागू किया जाना है। मुख्यमंत्री भी जनता के लिए कोई बड़ी राहत की योजना लाकर आभार व्यक्त करना चाहती है। सरकार इस पर मंथन कर रही है। इसके अलावा 7 गारंटी पर चर्चा हो रही है। उनमें है 1932 आधारित स्थानीयता की, मैया सम्मान की, सामाजिक न्याय की, खाद्य सुरक्षा की, रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की, शिक्षा की और किसान कल्याण की। बाबूलाल मरांडी ने की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश। चुनाव में मिली हार से है हताश। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी की इस हार से निराश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। बाबूलाल ने विधानसभा चुनाव में हुई पार्टी की हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी ली है और अपना पद छोड़ने का संदेश केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं आए हैं। भाजपा राज्य की 81 सीटों में से केवल 21 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यह पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में मिली 25 सीटों से भी कम है। इस बार एनडीए गठबंधन मिलकर केवल 24 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। इसे लेकर सोमवार को ही बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में बाबूलाल ने लिखा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आदिवासी समाज की सभ्यता, संस्कृति और अधिकार पर हमला है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों के अधिकारों और हितों के लिए संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ेंगे। मरांडी ने कहा कि मैं अपना संपूर्ण समय और ऊर्जा अपने लोगों को जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में लगाऊंगा, ताकि कोई भी हमारी जल, जंगल और जमीन की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। आचार संहिता खत्म होते ही जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट होगा जारी। जेपीएससी की लंबित परीक्षाएं भी होंगी आयोजित। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद लागू आदर्श आचार संहिता खत्म होने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने और नई परीक्षाएं आयोजित कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। नई सरकार के गठन के बाद जेपीएससी सिविल सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। साथ ही आयोग में खाली पड़े अध्यक्ष का पद भी जल्द भरा जाएगा। इसके अलावा जेपीएससी की कई लंबित प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो विवादों में रही थी, इसका रिजल्ट भी जल्द जारी होगा। इस परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी पहले ही जारी की जा चुकी है। अब सरकार की मंजूरी मिलते ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 29 नवंबर को भाकपा माले लेगी मंत्रिमंडल में शामिल होने पर फैसला। विधानसभा चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है। वहीं इंडिया गठबंधन की इस प्रचंड जीत के बाद सभी की नजर अब शपथ ग्रहण समारोह और नए मंत्रिमंडल पर टिकी है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के बीच मंत्रिमंडल का बंटवारा किया जाएगा, लेकिन चुनाव में निरसा और सिंदरी की सीट जीतने वाली भाकपा माले को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर क्या रुख होगा, इसका निश्चय राज्य स्थायी कमेटी और पोलित ब्यूरो की बैठक में किया जाएगा। इसे लेकर राज्य सचिव मनोज भक्त द्वारा बताया गया कि पार्टी पहले यह देखेगी कि जनता के साथ किए वादों को मंत्रिमंडल में रहकर पूरा किया जा सकता है या बाहर रहकर। रांची में इस संबंध में 29 नवंबर को राज्य स्थायी कमेटी की बैठक होगी। वहीं बैठक के दौरान जिस बात पर भी सहमति बनेगी उससे पोलित ब्यूरो की बैठक में पार्टी आलाकमान को अवगत कराया जाएगा। बता दें कि 1 से 2 दिसंबर को पोलित ब्यूरो की बैठक पटना में प्रस्तावित है। दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवा बढ़ा रही ठंड, 28 तक बादल छाए रहने के आसार। लो प्रेशर एरिया का दिखेगा असर, फिर सताएगा मौसम। झारखंड में आज से मौसम में बदलाव हुआ है। दोपहर बाद राज्य के कई जिलों में धूप के साथ बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिस वजह से बादल छाएंगे। मौसम में यह बदलाव 28 नवंबर तक रहेगा। इसके बाद बादल छटते ही ठंड में तेजी से गिरावट आएगी। अभी राज्य में दक्षिण पश्चिम से आ रही हवा अपना असर दिखा रही है। यही वजह है कि न केवल सुबह शाम बल्कि
दिन दोपहर में भी लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं। ठंड के असर की वजह से अधिकतम तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। बीते 24 घंटे के मौसम के विभाग की रिपोर्ट बता रही है कि राज्य का अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री रहा। यह आंकड़ा सरायकेला में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री जा चुका है। बीते 24 घंटे में सबसे कम तापमान रांची जिले का रहा। यहाँ का आंकड़ा 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बात करें दिन की शुरुआत की तो राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे से दिन की शुरुआत हुई। धूप निकलने के बाद मौसम साफ हुआ। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 1 दिसंबर तक सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कुहासा होगा। बादल भी छाए रह सकते हैं। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश। समन की अवहेलना मामले में नहीं मिली राहत। एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज समर्थक शर्मा की अदालत ने यह आदेश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन की अवहेलना मामले में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। यह मामला सीजेएम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन 3 जून को सीजेएम कृष्णकांत मिश्रा ने मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। बता दें कि ईडी ने 19 फरवरी को हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। कोर्ट ने 4 मार्च को इस पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि जमीन की खरीद बिक्री मामले में जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था। हेमंत सोरेन 20 जनवरी को 8वें समन और 30 जनवरी को 10वें समन पर ईडी के सामने पेश हुए। जांच एजेंसी ने कहा कि 8 समन पर उपस्थित नहीं होने पर समन की अवहेलना है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में। जेएससी ने शुरू की तैयारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में होगी। काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी सप्ताह से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिसंबर तक आवेदन भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जानकारी के अनुसार 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। वहीं नए शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2025 से शुरू किए जाने की संभावना है। दिसंबर से महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएंगे मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए की राशि दिसंबर से मिलनी शुरू हो जाएगी। सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। सचिव ने बताया कि नवम्बर तक जिन महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हुए थे उन्हें योजना का लाभ मिल चुका है। दिसंबर में नए आवेदनों की संख्या बढ़ने की संभावना है। बीडीओ और सीओ स्तर पर आवेदनों को स्वीकृति का काम जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना के तहत 2500 रुपए की राशि देने का निर्णय लिया था। मनोज कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी पेंशन योजनाओं का भुगतान नवंबर तक कर दिया गया है। इनमें यूनिवर्सल पेंशन योजनाएं भी शामिल है। वहीं केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत सितंबर तक का भुगतान हो चुका है। सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर और नवंबर की राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके कारण इन महीनों का भुगतान लंबित है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र से संपर्क किया है। दिसंबर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अन्य योजनाओं का लाभ लाभुकों को समय पर मिले, इसे लेकर विभाग सक्रिय है। झारखंड के अनुकूल रॉय आईपीएल में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। कोलकाता ने 40 लाख में खरीदा। झारखंड के अनुकूल रॉय एक बार फिर आईपीएल में अपने बल्ले और गेंदबाजी का हुनर दिखाने वाले हैं। बता दें कि अनुकूल ऑलराउंडर है जिन्हें कोलकाता की टीम ने 40 लाख रुपए में खरीदा है। आईपीएल ऑक्शन में अनुकूल का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। हालांकि मूल रूप से अनुकूल बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वह खेलते झारखंड के लिए हैं। आईपीएल में पहली बार साल 2017 में मुंबई इंडियंस ने अनुकूल रॉय को 20 लाख में खरीदा था। इसके बाद साल 2022 में केकेआर ने उन पर भरोसा जताया था। इस बार फिर कोलकाता ने 40 लाख में अनुकूल को खरीदकर उस पर भरोसा जताया है। अनुकूल का पूरा नाम अनुकूल सुधाकर रॉय है। उनके पिता सुधाकर रॉय है। वह भी पूर्व में क्रिकेटर रह चुके हैं। वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर है जो बाएं हाथ के स्पिनर है और साथ में बल्लेबाजी भी करते हैं। इनका डेब्यू विजय हजारे ट्रॉफी में साल 2017 में हुआ था, जिनमें अनुकूल ने 31 मैच में 304 रन बनाए थे। साथ ही 19 विकेट भी झटके थे। इसके बाद 1 नवंबर 2018 को उनका चयन झारखंड में प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी के लिए हुआ था। इसमें 9 मैचों में 30 विकेट लेकर वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने थे। आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने कहा, पार्टी को गहन समीक्षा की जरूरत। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को करारी हार मिली है।
इसमें आजसू पार्टी का प्रदर्शन भी काफी निराशाजनक रहा। इस कारण चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही पार्टी के अंदर घोर निराशा का माहौल है। इसे लेकर अब पार्टी के अंदर गहन समीक्षा की बातें उठने लगी है। बता दें कि आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने कहा कि बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन के साथ आजसू पार्टी जिस मुहाने पर खड़ी है उसकी पूरी नैतिकता और ईमानदारी के साथ गहन समीक्षा होनी चाहिए। यह समीक्षा हर वैसे कैडर और पदाधिकारी के हित में होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा समय पार्टी को समर्पित किया है, क्योंकि पार्टी का प्रदर्शन और ये नतीजे उन्हें परेशान कर रहे हैं। केंद्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि इस बात का पता चलना आवश्यक है कि पार्टी ने कितनी सामूहिकता के साथ चुनाव लड़ा, चुनाव में किन रूपों में संसाधनों और कैडर का इस्तेमाल किया गया, चूक कहां हुई, आखिर किन वजहों से झारखंड आंदोलन में अपनी जान लड़ाने वाले संगठन की जमीनी पकड़ इस चुनाव में कमजोर होती चली गई। इस पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है। 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 तेलंगाना को झारखंड ने 11-0 गोल से किया परास्त। 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक सिकंदराबाद तेलंगाना में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में झारखंड टीम ने जीत के साथ शुरुआत की है। मंगलवार को तेलंगाना और झारखंड के बीच मैच हुआ। इसमें झारखंड ने 11-0 गोल से इस मैच में शानदार जीत हासिल की है। मैच में गोल करने वाले खिलाड़ियों में जमुना कुमारी, सुकरमानी मुंडू, श्रुति कुमारी, अनुप्रिया सोरेंग एवं लेवनी हेमब्रोम शामिल रही। इस मैच में झारखंड की जमुना कुमारी को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। वाहन स्क्रैप नीति के 100 करोड़ केंद्र से लेने की तैयारी। वाहन स्क्रैप नीति के तहत सबसे अधिक ग्रामीण कार्य विभाग में वाहनों को स्क्रैप करा के राशि लेने की तैयारी चल रही है। सचिव वित्त विभाग ने ग्रामीण कार्य विभाग को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। 100 करोड़ की बड़ी राशि इंसेंटिव के तौर पर लेने का प्रयास है। विभाग प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजेगा। विभाग के मुख्यालय से लेकर प्रमंडल स्तर पड़े वाहन व खराब हो चुके वाहनों को स्क्रैप नीति के तहत स्क्रैप कराया जाएगा। इसके लिए सभी ग्रामीण कार्य प्रमंडलों से ऐसे वाहनों की सूची तैयार की जा रही है। प्रमंडलों की इंजीनियर से इसकी रिपोर्ट लेकर पुराने वाहनों को कबाड़ कराने की प्रक्रिया की जाएगी। भारत के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इसके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। पैन कार्ड अब क्यूआर कोड के साथ जारी होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को पैन कार्ड को अपग्रेड करने के लिए पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पैन कार्ड अब क्यूआर कोड के साथ जारी किए जाएंगे। जिनके पास पुराने पैन कार्ड है उन्हें क्यूआर कोड वाला नया पैन कार्ड मुफ्त में दिए जाएंगे। इस पूरी परियोजना का 1435 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि अभी तक पैन कार्ड को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर 15 से 20 साल पुराने हैं, जिनमें कई तरह की परेशानी आती है। नए सिस्टम के तहत पैन कार्ड से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं को डिजिटल स्वरूप से किया जाएगा, जिससे शिकायतों का समय पर निस्तारण हो सकेगा। ड्यूटी करने गया जवान, घर में हो गई चोरी। गढ़वा एसपी कोठी के पास की घटना, लाखों के गहने और नकद ले उड़े चोर। गढ़वा के सबसे सुरक्षित रेसिडेंशियल एरिया कहे जाने वाले इलाके में चोरों ने पुलिस वाले के घर को ही निशाना बनाया है। चोरों ने जिस जगह घटना को अंजाम दिया है उस क्षेत्र में जिले के पुलिस के मुखिया, एसपी, डीसी और जिला जज के आवास है। यही चोरों ने एसपी कोठी से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक घर को निशाना बनाया और लाखों के गहने और नकद ले उड़े। घटना के बाद पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। गढ़वा जिले के मझियाव थाना क्षेत्र के भुसुआ गांव के रहने वाले बिमलेश कुमार जिला पुलिस के समरालय में ड्यूटी करते हैं। वह 5 महीने पहले इस आवास में शिफ्ट हुए थे। घटना के दिन वह गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वह शाम को घर पहुंचे और फिर रात 8 बजे ड्यूटी के लिए निकल गए। ड्यूटी खत्म करने पर जब रात में घर लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा पाया। अंदर जांच करने पर पता चला कि चोरों ने नकद, गहने और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। पीड़ित की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार चोरी हुए सामान में ऑपरेशन के लिए रखे 1 लाख नकद, मंगलसूत्र, मांग टीका, पायल सहित लगभग 2 लाख रुपए के गहने शामिल है। पीड़ित ने कई दूसरे सामान की चोरी की भी जानकारी दी है। 28 को हेमंत सोरेन लेंगे शपथ, ये नेता होंगे समारोह में शामिल। झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन इस समारोह को खास बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। समारोह में कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ सोमवार शाम दिल्ली पहुंचे।
कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है ताकि उन्हें भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया जा सके। लातेहार में उग्रवादियों और पुलिस में मुठभेड़, अंधेरे का फायदा उठा भाग निकले उग्रवादी, हथियार बरामद, गाय को लगी गोली। लातेहार में बीती देर रात पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। हालांकि अंधेरे का फायदा उठा उग्रवादी भाग निकले। एनकाउंटर हेरहंज थाना क्षेत्र के बंदुआ जंगल में हुई। पुलिस ने मौके से उग्रवादियों का हथियार बरामद किया है। लातेहार में बीती देर रात पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। हालांकि अंधेरे का फायदा उठा उग्रवादी भाग निकले। एनकाउंटर हेरहंज थाना क्षेत्र के बंदुआ जंगल में हुई। पुलिस ने मौके से उग्रवादियों का हथियार बरामद किया है। इस घटना में गांव के सुरेंद्र यादव की गाय को भी गोली लगी है, जो घायल है और पुलिस को सोमवार की देर रात शाम जंगल में उग्रवादियों के जमावड़े की सूचना मिली थी। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पहुंची तो उग्रवादियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, पर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उग्रवादी भाग निकले। गाँव के आसपास के इलाके और घटनास्थल पर पुलिस सर्च अभियान चला रही है। घटना के बारे में पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी विनोद रवानी ने कहा कि सर्च अभियान जारी है। कोडरमा में भाजपा की हैट्रिक जीत पर निकाली गई आभार यात्रा। नीरा यादव बोली, यहां अमन शांति रहेगी बहाल। कोडरमा विधानसभा सीट पर लगातार तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव ने जीत हासिल की है। जीत की खुशी पर नवनिर्वाचित विधायक के नेतृत्व में आभार यात्रा निकाली गई। आभार यात्रा में नवनिर्वाचित कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी मौजूद रही। सबसे पहले विधायक नीरा यादव की आभार यात्रा डोमचांच के शहीद पार्क पहुंची, जहां नीरा यादव ने शहीदों को नमन किया। इसके बाद नीरा यादव ने कोडरमा विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए लगातार तीसरी बार आशीर्वाद देने के लिए कोडरमा की जनता का आभार जताया। आभार यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और डॉक्टर नीरा यादव के समर्थक उपस्थित थे और लगातार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीरा यादव जिंदाबाद और कोडरमा की जनता जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए। इस आभार यात्रा के दौरान डॉक्टर नीरा यादव ने जनता को संबोधित करते हुए जय श्री राम के नारे के साथ कोडरमा में अमन, चैन और आपसी सौहार्द के लिए भाजपा को जीत दिलाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। आभार यात्रा के दौरान जगह जगह आतिशबाजी की गई और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी गई। राज्य में साइबर अपराधी गैस कर्मचारी बनकर कर रहे ठगी, व्हाट्सएप के जरिए बना रहे शिकार। राज्य में गैस ग्राहकों के साथ साइबर ठगी हो रही है। राज्य साइबर क्राइम थाने को इसको लेकर आम लोगों को आगाह किया है। मालूम हो कि साइबर जालसाज के गैस कंपनियों के कर्मचारी बनकर कॉल करते हैं। आपका विश्वास हासिल करने के लिए वे गैस कंपनी से संबंधित विवरण प्रदान करते हैं। ग्राहकों को बिल का भुगतान करने के लिए एक छोटी राशि जमा करने के लिए कहा जाता है। वे व्हाट्सएप के जरिए गैस कंपनी की फर्जी एपीके फाइल भेजते हैं। यह एपीके फाइल व्हाट्सएप पर आपके किसी जानने वाले की भी हो सकती है। वे आपसे एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए भी कहेंगे। कभी कभी एपीके फाइल भेजने के बजाय ये व्हाट्सएप कॉल स्क्रीन शेयरिंग विकल्प का उपयोग करते हैं। एपीके फाइल या व्हाट्सएप स्क्रीन शेयरिंग के जरिए वे बिना ओटीपी पूछे आपकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपके बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिससे आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। लातेहार में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। जिले के सदर थाना क्षेत्र के दुडंगी गांव के पास मंगलवार को सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक युवक की पहचान लातेहार शहर के चाणक्य नगरी निवासी राम लोहार के रूप में की गई है। मृत युवक के सिर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं, जिसे देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। दरअसल मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि दुडंगी गाँव के पास सड़क के किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। युवक के सिर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। अस्पताल में ही कुछ लोगों ने युवक की पहचान की। इसके बाद घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृत युवक की पत्नी और अन्य परिजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक पत्नी के साथ लातेहार से बाहर एक शादी समारोह में भाग लेने गया था, लेकिन रात में वह शादी समारोह से अचानक कहीं चला गया। मंगलवार को परिजनों को इसको सूचना मिली, उसका शव अस्पताल में पड़ा हुआ है।
झारखंड में फिर बढ़ रही सुजीत सिन्हा गिरोह की सक्रियता। लंबे समय तक शांत रहने के बाद एक बार फिर सुजीत सिन्हा गिरोह की सक्रियता बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों के दौरान राज्य के अलग अलग जिले में सुजीत सिन्हा गिरोह का नाम रंगदारी मामले और गोलीबारी में सामने आ चुका है। गौरतलब है कि रांची सहित झारखंड के तमाम जेलों में बंद कुख्यात अपराधी मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, यह जग जाहिर है। पहले भी अपराधियों द्वारा जेल से रंगदारी मांगे जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन यह जानकर हैरानी जरूर होगी कि जेलों में अब जब पुलिस प्रशासन की टीम छापेमारी करने जाती है तो मोबाइल फोन बरामद नहीं होते हैं। रांची के ओरमांझी में सुजीत सिन्हा गैंग ने 22 नवंबर को गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया था। इस गोलीबारी में आजाद अंसारी और जावेद अंसारी को गोली लगी थी। फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती है। पुलिस को जांच में यह जानकारी मिली है कि जमीन कारोबारी से सुजीत सिन्हा गिरोह ने रंगदारी की मांग की थी। CISCI 12वीं की 13 तो 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से। CBSE के बाद काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2025 का कार्यक्रम तिथिवार और विषयवार जारी कर दिया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 13 फरवरी तो 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होगी। 12वीं की परीक्षा जहां 5 अप्रैल तक चलेगी, वहीं 10वीं की परीक्षा 27 मार्च को संपन्न हो जाएगी। इस संबंध में CISCI बोर्ड ने कहा है कि नतीजे मई में जारी किए जाने की संभावना है। वेबसाइट पर इसकी सूचना दी गई है। बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम के साथ ही परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। सोमवार की देर रात जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के पेठियाबागी कटलाही नदी पुल पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 11 बजे पुल के आसपास रहने वाले लोगों को किसी चीज की टक्कर होने की आवाज सुनाई दी। जब लोग बाहर निकले तो देखा कि एक युवक बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रामीणों की मदद से और 108 एम्बुलेंस की मदद से युवक को सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, परंतु अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मुकेश मिस्त्री के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस पहुंची और बाइक को जब्त कर थाने ले गई। इधर सदर अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को सूचना मिलने पर मंगलवार को शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। आपकी बेटी आपत्तिजनक स्थिति में, इज्जत बचानी है तो पैसा भेजिए। मेडिकल की तैयारी कर रही लड़की के पिता से ठगी का प्रयास, सूझबूझ से बचे। घाटशिला के काशीदा निवासी एक शिक्षक को सोमवार को एक व्हाट्सएप कॉल आया। फोन रिसीव करने पर सामने से आवाज आई, आपकी बेटी कुछ लड़कों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई है। अगर इज्जत बचानी है तो तुरंत पैसा भेजिए, नहीं तो बदनाम हो जाओगे। यह सुनते ही शिक्षक तनाव में आ गए, पर उन्होंने सतर्कता से काम किया और एक बड़ी ठगी से बच गए। शिक्षक ने तुरंत अपनी बेटी को कॉल किया, पर फोन रिसीव नहीं हुआ। उन्होंने फौरन बेटी के टीचर को फोन किया तो पता चला वो एग्जाम रूम में है, इसलिए फोन साइलेंट है। इसके बाद शिक्षक ने इसकी शिकायत घाटशिला पुलिस से की। शिक्षक ने इस कॉल को गंभीरता से लिया, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने तुरंत इसे एक साइबर ठगी के प्रयास के रूप में पहचाना और पुलिस से संपर्क किया। शिक्षक की इस सतर्कता ने उन्हें ठगी का शिकार होने से बचा लिया। 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। बाइक से पत्नी और सास के साथ जा रहा था युवक, मोटरसाइकिल ने सामने से मारी टक्कर। पलामू में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 4 लोग जख्मी हो गए। घटना सोमवार रात तरहसी थाना क्षेत्र के शाहद और बेदानी के बीच विशुनपुरा गांव में हुई। मृतक की पहचान पाटन के दीपुआ निवासी वीरेंद्र राम के रूप में की गई है। घायलों में वीरेंद्र अपनी पत्नी किरण देवी, सास प्रतिमा देवी और दूसरी बाइक सवार लेसलीगंज के डबरा निवासी उपेंद्र रजक, जपला हुसैनाबाद के उदय रजक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वीरेंद्र पत्नी और सास के साथ बाइक से जगतपुरवा मोड़ में से आगे जा रहा था। इसी दौरान सामने से उपेंद्र रजक बाइक से आ रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक उपेंद्र रजक ने गलत साइड से आकर वीरेंद्र राम की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद सभी लोग सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने सभी को वहां से उठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भेजा। वहीं मंगलवार को वीरेंद्र राम के शव का पोस्टमार्टम किया गया। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।